जय हिंद साथियों, द स्टोन लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि यूपीएससी द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ईपीएफओ का। इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये जानेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ही एक होता है किसी वैकेंसी या किसी भी जॉब को पाने के लिए। एक रास्ता होता है, एक वे होता है, उसी पे चलना होता है और उसी के तरीके से हमें तैयारी करनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है कि हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हमें फाइनल लिस्ट तक पहुंचना है। और इस एग्जाम की एक खास बात यह है कि यूपीएससी का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो कि क्या होता है कि सिंगल पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये बहुत आसान पेपर है। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं, आपको सिलेबस की अच्छी जानकारी है, तो आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछने का तरीका क्या है कि ये क्वेश्चन है, टोटल कितने पूछे जाएंगे आपसे? 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग कितनी होती है यहाँ पर? 120 मिनट होती है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो यहाँ पर 130 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो सबको पता ही होता है और सभी आसानी से कर भी लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो जानना है, सबसे मोस्ट जो है वो है सिलेबस, कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हो रहा है ईपीएफओ का, उसका सिलेबस क्या है, हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी ये है। अब यहाँ पर हम सिलेबस को जोड़ कर देखते हैं, ठीक है। एग्जाम की अगर बात करी जाए तो एग्जाम में बहुत शॉर्ट तरीके से नोटिफिकेशन देता है। और यूपीएससी की एक खास बात यह है कि वो अपना सिलेबस जब भी बताता है तो बहुत शॉर्ट तरीके से बताता है कि जो बच्चे इसे बहुत कम से समझ पाते हैं कि सिलेबस में है क्या और क्या चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस एग्जाम के लिए, और यूपीएससी जो एग्जाम का अभी तक ट्रेंडिंग चलती हुई आ रही है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट जो करता हूँ मैं करंट अफेयर के बारे में करता हूँ। पहले करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। अब करंट अफेयर में क्या कहा गया है? करंट अफेयर में अभी यूपीसीएस का भी सिलेबस में चेंज हुआ, तो उसमें भी करंट अफेयर की सबसे पहली लाइन ये लिखी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पूछा गया है? समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर आपका ज्यादा ही ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट माना जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और करंट अफेयर आपको जितना हो सके उतना पढ़ना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं कोई भी चीज। इसके बाद आईआर। अब ये तो सिलेबस में सर दे रखा ही ना। आईआर कहाँ से आ गया? अब एक बात बताइए कि अगर राज्य स्तर पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर या इंटरनेशनल रिलेशन के स्तर पर देखा जाए, तो वहां पर करंट को जोड़कर ही हमें पढ़ना है, ठीक है। आईआर का मतलब जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है। और ये पढ़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बदलाव होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना है। इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन को हम भारत से जोड़ पाए, ठीक है, करंट अफेयर से जोड़ पाए, भारत का जो करंट है उससे जोड़ पाए। इसलिए ज्यादा डीपली से पढ़ने की जरूरत है नहीं। यूपीएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी में मतलब उसका जो सेकंड पेपर होता है उसमें पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप इतना समझ होनी चाहिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर कि हमारे जो भारत के संबंध अदर देशों से है, अदर जो कंट्री पड़ोसी देश है हमारा, उनसे किस प्रकार के संबंध है और किस किस तरीके से है, और हाल ही में क्या बदलाव हो रहे हैं इस चीज को लेकर। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आईआर जो पढ़ना है आपको थोड़ा ही पढ़ना है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, और वो भी उसमें क्या कंबाइन करना है आपको, करंट अफेयर कंबाइन करना है। इसके बाद सेकंड जो चीज आपकी पूछी जाएगी वो क्या पूछा जाएगा? आपका पूछा जाएगा इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस पूछा जाएगा। इंश्योरेंस मतलब बीमा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के बीमे होते हैं, ये बीमा आपसे पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं और कितना आपको मुनाफा होता है। अब इंश्योरेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या? जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं निकाली जाती हैं, ठीक है, जैसे जनधन योजना हुई और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो योजनाओं को जो यहाँ पर हमें पढ़ना होता है वो इंश्योरेंस को जोड़कर पढ़ना होता है, ठीक है, उसमें कंबाइन करना है। तो कहने का मतलब ये कि इनडायरेक्ट सेंस देखा जाए तो यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या करता है? करंट जुड़ता है। करंट क्यों जुड़ता है? क्यों हाल ही में जो योजनाएं जुड़ी है, हाल ही में जो योजनाएं बनी है, वो योजनाएं जो जुड़ेंगी वो इसी के साथ जुड़ जाएंगी, इंश्योरेंस के साथ कंबाइंड हो जाएंगी। इंश्योरेंस के लिए हमें अलग अलग भी पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे एक्ट है उसके तहत भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसके बाद ये आता है ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग भी हमें जो पढ़ना होगा, ऑडिटिंग जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है हमें अकाउंट के साथ, ठीक है। अकाउंट जो होता है उसके साथ हमें यह ऑडिटिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपका ये? तो इन दोनों कंबाइंड करके देखा जाए तो यहाँ पर हमारा अकाउंट्स हो गया और यहाँ पर हमारा ऑडिटिंग हो गया। ये दोनों चीजें आपको कवर करनी होंगी साथ में लेकर, ठीक है। क्योंकि इसी का पार्ट ये है और इसी का पार्ट ये है, दोनों को एक साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करी जाए लॉ। लॉ मतलब कानून, ठीक है। ये जो कानून है ये कानून किस तरीके से होंगे? तो यहाँ पर बहुत सारे कानून है, और ये कानून में यहाँ पर लिखने की जगह भी नहीं थी इतनी खास, और मैं इतना सारा लिख भी नहीं पाता, ठीक, काफी हो जाता। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलिए लॉ में क्या पढ़ना होगा। अब लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी?
इस एग्जाम में लो डाला क्यों गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लो जो डाला गया है कि फैक्ट्री बनाने के लिए क्या लो होनी चाहिए, ठीक है। जो उसके अंदर वर्कर काम करते हैं उनके लिए क्या लो होना चाहिए, उसके लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो उसके शेयर धारक हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो मतलब यह है कि लॉ जो पढ़ना है, मतलब जो कानून पढ़ने हैं वो कानून जो जोड़ के पढ़ेंगे। हम कहाँ से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को जोड़कर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को जोड़कर पढ़ेंगे इसके साथ। जैसे कि बात करी जाए कि भारतीय इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें ये कानून भी पता होने चाहिए। जिस तरीके से मैं यहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, तो पहला जो लॉ होगा वो होगा फैक्ट्री लॉ 1948, ठीक है, वो भी यहाँ पर आया था। लेकिन वो फैक्ट्री लॉ आगा कहाँ से, जुड़ेगा कहाँ से, ये इकोनॉमिक्स से जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ ना आपका, कि जो लॉ पढ़ने में पहले यहाँ पर एक जो फैक्ट्री बनती है वो किस तरीके से बनती है, उसमें कितने शेयर धारक होते हैं, किस तरीके से होते हैं, सब चीज इससे पढ़ना, और इसके साथ में इसको भी जोड़ना हमें पड़ेगा लॉज को। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि फैक्ट्री लॉज, तो फैक्ट्री लॉज जो आया था 1948 में आया था, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। इसके बाद आ गया तो सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ है इंडस्ट्रियल एक्ट आ जाएगा, और इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्ट जो आ जाएगा 1947 का आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आईडीए एक्ट, ठीक है, ये कितना है 1947 में है। इसके बाद डीओडब्ल्यू डीओडब्ल्यू एक्ट आ जाएगा, ये भी 1947 में, 1936 में। और इसके बाद अगला जो एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, ये भी पढ़ा जाएगा, और ये कब पढ़ा जाएगा 1936 का पढ़ा जाएगा। इसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट ये आएगा 1948 में, ये पढ़ा जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ का मतलब ये कि हमें इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके इसके साथ जो लॉ लगते हैं, इसके साथ जो नियम कानून बने हैं वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैथ का सिलेबस बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है, और ये मैंने पूरे डीपली करके हर जगह से सर्च करके निकाला गया है इस मैटर को। तो इस मैटर में क्या-क्या रखा है कि यहाँ पर मैथ में जो आपको कवर करना है, ज़्यादा इसमें मैथ और रीजनिंग पूछा नहीं जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपको करना है 10 से 5 क्वेश्चन अगर आते भी हैं आपको, तो इन दोनों सब्जेक्ट से कवर हो जाएँगे। तो पहला दे रखा है यहाँ पर परसेंटेज, जिसके बाद दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, सीआई दे रखा है और एसआई दे रखा है, ठीक है। वो एसआई दे रखा है और सीआई दे रखा है। सीआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, और एसआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद है एवरेज, एवरेज मतलब औसत, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और वर्क, समय और कार्य, इस तरीके से रखा मेंशुरेशन। ये जो मेंशुरेशन है ये एडवांस मैथ का हिस्सा है, नंबर सिस्टम। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये मैथ का पोर्शन दे रखा है, और ये बहुत आसान है और बहुत छोटा है, आप जल्दी से 1 महीने में 2 महीने में कवर कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर है रीजनिंग, रीजनिंग में बहुत सिलेक्टेड चैप्टर दे रखे हैं, बहुत सिलेक्टेड चैप्टर दे रखे हैं, क्यों, और ये मैथ में भी क्यों दे रखे हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर अगर सिलेक्ट हो जाते हो, तो यहाँ पर आपको प्रतिशत पता होना चाहिए कि इतने वर्कर यहाँ पर, कितने प्रतिशत यहाँ पर वर्कर काम करते हैं, इतनी सैलरी उसमें मिलती है। तो किस तरीके से निकालोगे आप, परसेंटेज से निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर इतने जो वर्कर हैं उन्हें कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, तो हमें निकालने के लिए तरीका पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम किसी कंपनी में शेयर धारक हैं, तो हमें कितने का साधारण ब्याज देना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ये इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम अपनी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पर कितने वर्कर काम करते हैं, उनका क्या एवरेज है, उनका खाने पीने क्या खर्चा है, उनका रहन सहन का क्या खर्चा है, उनका एवरेज निकालने का मिनिमम कितना बैठता है, वो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एक समय में कितना आदमी कार्य करते हैं, और बहुत वर्कर होते हैं कंपनी में, वो सब कैसे-कैसे कार्य करते हैं, कितने समय में कितने-कितने काम करते हैं, वो सब कहाँ से निकालेंगे, टाइम एंड वर्क से निकालेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए, जोड़ना, घटाना, नंबर सिस्टम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेंसुरेशन का पार्ट है ये भी सब। तो ये मैथ का सिलेबस जो दे रखा है, बहुत आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, कि जो कि एज़ ए अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हो वहाँ पर जाने के बाद। इसलिए परसेंट जो हमारा ये सिलेबस होता है, सिलेबस हमेशा क्या करता है कि हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें इस एग्ज़ाम में किस तरीके से सिलेक्शन लेना है। तो एग्ज़ाम में कभी भी सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें सिलेबस की अच्छी पकड़ हो, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद रीज़निंग, और रीज़निंग की बात करी जाए तो रीज़निंग में कुछ 4-5 चैप्टर दे रखे हैं, बहुत सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से किस तरीके से बात कर सकता है, ये, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये भी होता है कि कोई बात आपके पास कोड में आती है, तो उसे कैसे डिकोड करोगे, कैसे पढ़ोगे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट करता है, और इसके साथ इसके अंदर 1-2 चैप्टर और जुड़ा होता है, जैसे कि एनालॉजी इसी का पार्ट होता है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा दूरी पता होनी चाहिए आपको, कि किसी ने आपसे कह दिया कि हमें वहाँ पर जाना है और किस तरीके से जाएँगे आप, ठीक है। दायाँ-बायाँ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश का पोर्शन ही बहुत आसान तरीके से दे रखा है, कि यहाँ पर जो इंग्लिश में दे रखा है वो ज़्यादातर याद करने वाला दे रखा है। अब याद करने में क्या-क्या आ जाएगा? याद करने में आ जाएगा आपका वोकैब, ये वोकैब पहला टॉपिक है, और इसके अंदर बात करी जाए तो रूट वर्ड्स आ जाएँगे, ठीक है। इसके बाद इडियम्स आ जाएँगे, फ्राज़ वर्ब आ जाएँगे, सिनोनिम्स आ जाएँगे, और इसके बाद टेंस ऑफ रूल आएँगे, वॉइस आ जाएगी, नरेशन आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट आ जाएगा,
मोड लॉस आ जाएँगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मिसलेनियस। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है? आसान भी नहीं है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना आसान भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर याद बहुत करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कुछ चैप्टर दे रखे हैं आपको जो अच्छे नंबर ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है? ये भी इसी का पार्ट है। वॉइस मतलब एक्टिव, पैसिव, टेंस पढ़ने पड़ेंगे आपको और ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का सिलेबस भी कवर हो गया। तो ये बहुत बारीकी से मैंने बनाया है, हर चीज़ को देख-देख कर के कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जा रही है, अपने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आपको 3 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री में एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो कवर करना होगा आपको इंडियन कल्चर को, ठीक है? ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा इंडियन कल्चर, ठीक है? हिस्ट्री के साथ हो जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री जो पढ़ी जाती है वो 4 तरीके से पढ़ी जाती है, यूपीएससी लेवल पे अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले इसका पार्ट जो पढ़ा जाता है प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकाल, फिर आधुनिक और उसके बाद विश्व इतिहास। और अब इसके अंदर जो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है? था ही पहले से ही, क्या है ये? कि इंडियन कल्चर मतलब भारतीय जो हमारा कल्चर है वो किस तरीके से है। इसके बाद है पॉलिटी, पॉलिटी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी संभावना होती है। और पॉलिटी की अगर बात करी जाए तो यूपीएससी में एक तरीके से मैथ माना जाता है जीके में, ठीक है? पूरे में से पूरे करने होते हैं आपको। जैसे मैथ में हम पूरे में से पूरे कंप्लीट करते हैं कि 10 में 10 क्वेश्चन करते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि इसमें से पूरे में से पूरे करते हैं। इसके बाद जो आता है